हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दर्दनाक कहानी, जालियांवाला नरसंहार की। जालियांवाला नरसंहार अंग्रेजों द्वारा भारतीय पर किया गया अत्याचार की कहानी है। अंग्रेजों ने जो हम भारतीयों पर जुल्म किया उसको बयां करते हैं। जालियांवाला बाग अंग्रेज की बहुत बड़ी गलती थी। इस लड़ाई के बाद जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उसमें तेजी आई और लगभग 28 साल बाद हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। जालियांवाला नरसंहार हम भारतीयों पे किए गए गैर सुचारू ढंग से अंग्रेजों ने जो अत्याचार किया उसकी कहानी है। हम बात को स्टार्ट करते हुए बात शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक जो युद्ध चली, हम बात को वहीं से शुरू करते हैं। जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत था तो 1914 में विश्व युद्ध शुरू हुआ और विश्व युद्ध में अंग्रेजी हुकूमत थी। उस समय 13 लाख भारतीय नौजवान अंग्रेजी सेना में काम करते हैं। विश्व युद्ध स्टार्ट होता है और 13 लाख भारतीय नौजवान उस युद्ध में हिस्सा लेते हैं। मतलब अंग्रेजी हुकूमत के तरफ से लड़ाई लड़ती है और लगभग 43,000 भारतीय सैनिक शहीद हो जाते हैं। शहीद होने के बाद भारतीय को लगता है कि अब हम अंग्रेजों के लिए लड़ रहे हैं। कम से कम 43,000 हमारे नौजवान शहीद हुए हैं। इससे भारतीय को लगा कि अंग्रेजों के जुर्म कम से कम हो गए। जो अंग्रेज हम पे जुर्म ढा रहे हैं उसको कम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे जुल्म कम करने के बजाय अंग्रेजों ने और नए नए कानून बनाते गए और इसी बीच 1918 गांधी जी भी साउथ अफ्रीका से लौट जाते हैं और एक ब्रिटिश जज होता है जिसका नाम होता है सिडनी रोलैंड। क्या होता है? सिडनी रोलैंड। ये जज क्या करते हैं, भारतीयों को पर जुल्म कम करने के बजाय इन्होंने नया नया कानून बनाना स्टार्ट कर दिया। जब 43,000 सैनिक हमारे भारतीय सैनिक अंग्रेजों के लिए शहीद हो जाते हैं तो ऐसे में भारतीयों को लगता है कि हमारे जुल्म कम किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। इससे क्या होता है, भारत के 2 राज्य में विशेष रूप से अंग्रेजों के खिलाफ आवाजें उठने लगती हैं। आवाजें तो बहुत सारे राज्य में थे, लेकिन 2 राज्य चरम सीमा पे थे, बंगाल और पंजाब। ये आंदोलन उग्र होता चला जाता है। इसी बीच सिडनी रोलैंड एक कमेटी का गठन करते हैं और उस कमेटी में
विचार करता है कि जो भारतीय जो अंग्रेजी यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उसको दबाया जाए। कैसे दबाया जाए, उस कमेटी में यही विचार विमर्श होता है। और विचार विमर्श करते करते सिडनी रॉलेट ने एक कानून बना दिया है जिसका नाम होता है रॉलेट एक्ट। उस कानून में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो कि पूरा एक तरफा होता है। उस कानून के जरिए बिना वारंट के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर आप अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। नेता को बिना मुकदमे के उठा लिया जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब ये पूरा मामला को एक तरफा था। इससे जो आंदोलन होता है खास करके पंजाब और बंगाल में और उग्र हो जाते हैं। और उसी समय गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन भी चल रहा होता है। गांधी जी को जब इस कानून के बारे में पता चलता है तो गांधी जी इस कानून को काला कानून कह देता है। और जो पंजाब और बंगाल में जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाजें उठ रही थी और ये तेज हो जाता है। इसी बीच में पंजाब के दो नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक होता है डॉक्टर सत्यपाल और एक होता है डॉक्टर सैफुद्दीन कच्छू। गिरफ्तार करने के बाद पंजाब में महा आंदोलन होने लगता है। जगह जगह लोग धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम, धरना प्रदर्शन, हड़ताल। उग्र होने के बाद दो नेता का जो गिरफ्तारी होती है उस नेता को से मिलने के लिए लोग अमृतसर जाते हैं जहां अंग्रेजी हुकूमत का अफसर रहते हैं। और उस नेता से जब मिलने जाते हैं तो लोगों को उससे मिलने नहीं दिया जाता है। तो ये जो अब तक जो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रही थी ये अचानक हिंसक हो जाते हैं। लोग जगह जगह आगजनी करने लगते हैं। रेलवे स्टेशन, डाक विभाग, सरकारी ऑफिस सगर आगजनी करने लगते हैं। ये आंदोलन अचानक हिंसक में बदल जाती है। अब ये सब होने के बाद अंग्रेजी हुकूमत को सख्त निर्देश दिया जाता है। पंजाब में का जो कमिश्नर होता है उसको बदल दिया जाता है और नए कमिश्नर के रूप में जनरल डायर को भेज दिया जाता है। माना जाता था कि जनरल डायर बहुत क्रूर पत्थर दिल टाइप के इंसान थे। और 11 अप्रैल 1919 को जनरल डायर पंजाब के अमृतसर का जायजा लेते हैं, वहां का माहौल देखते हैं। इस दौरान पंजाब में मार्शल आर्ट लगा दिया जाता है। जगह जगह अगर कहीं भी 3 लोगों से ज़्यादा लोग दिखे तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। जैसे कहता है ना कर्फ्यू टाइप का लगा दिया जाता है।
कर्फ्यू के दौरान उसके बाद 12 अप्रैल को फिर से जनरल डायर पंजाब के 2 और बड़े नेता को गिरफ्तार कर लेते हैं, जो कि पॉपुलर नेता थे। एक होता है महासा रतन और एक और पता नहीं क्या नाम, एक और होते हैं जिसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद ये आंदोलन और बढ़ जाती है। उसके बाद इतना कुछ होने के बाद, इतना सब होने के बाद वहाँ के लोगों ने फैसला लिया कि अब हम फिर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे और 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग में हम एक शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। और सुबह होती है 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण रूप से लोग आंदोलन करते हैं। और 13 अप्रैल को पंजाब में एक पॉपुलर फेस्टिवल्स होता है, पर्व होती है, जिसका नाम है बैसाखी। आप बॉर्डर फिल्म में देखे होंगे, फसल कटी आई बैसाखी, तेरा आना रह गया खाली चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों के याद, वतन की मिट्टी आई है। तो फसल कटने के बाद, फसल काटने के बाद जब अनाजे घर आ जाती है तो पंजाब में एक बैसाखी पर्व होता है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पर्व होती है, जो पंजाब में धूमधाम से बनाया जाता है अमृतसर में। अमृतसर स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, वहाँ लोग घूमने भी आते हैं। तो 13 अप्रैल को लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हैं और आंदोलन करते हैं। और जो लोग बैसाखी का त्यौहार मेला घूमने आते हैं, उसको भी पता चलता है कि अंग्रेजों के खिलाफ जालियांवाला बाग में आंदोलन चल रहा है। तो उस मेले में जो आए हुए लोग थे, बूढ़े, बच्चे, नौजवान, महिला, लड़की, लगभग वो भी धीरे धीरे जालियांवाला बाग में प्रवेश कर रहे थे उस आंदोलन को देखने, या जो भी समझिए देखने के लिए वहां इकट्ठा हो गए थे। जालियांवाला बाग 10 फीट दीवारों से ढकी हुई, उसमें एक कुआं होता है, एक सिरकी सा रास्ता होता है जालियांवाला बाग में प्रवेश करने के लिए। और उसके बाद 12:40 पर जनरल डायर को पता चलता है कि जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है। और जनरल डायर को तो भेजा गया था पंजाब को कंट्रोल करने के लिए, उसके माहौल को कंट्रोल करने के लिए। तो लगभग 4 बजे जनरल डायर जालियांवाला बाग पहुंच जाते हैं। और जालियांवाला बाग में जो सिरकी रास्ता होता है, वहीं पे जनरल डायर 90 सैनिक से पहुंच जाते, अपने 90 सैनिक साथ में लेकर। अब जनरल डायर वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ के लोगों को दिलासा भी दी जाती है कि आप हिंसा ना कीजिए और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कीजिए। वहाँ के लोग कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि जनरल डायर क्या करने वाले हैं, इतना भयावह और इतनी भयानक। इसी बीच कुछ देर के बाद जनरल डायर अपने 90 सैनिक को फायरिंग का आदेश दे देता है और फायरिंग होने लगती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जो भागने का रास्ता था, वहाँ जनरल डायर खड़ा हो जाते हैं, उससे लोग नहीं जाते हैं।
नहीं जा पाते हैं। और कुछ लोगों को लगता था कि बचने का यही एक रास्ता है। जलियांवाला बाग में एक कुआं थी, उस कुआं में लोग छलांग मारने लगे। कितना भयावह दृश्य था। बूढ़े, बच्चे, नौजवान भागने लगे, जिधर तिधर भागने लगे। कुछ लोगों को लगा कि हम इस कुएं में कूद जाएंगे तो बच जाएंगे। कुछ लोग धड़ाधड़ से उस कुएं में कूदने लगे और लगभग 10 मिनट तक ये फायरिंग चलती है। उसके बाद फायरिंग बंद हो जाती है। ऐसा नहीं कि जनरल डायर बोलते हैं अब रुक जाओ, ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसकी गोलियां ही खत्म हो जाती हैं। लगभग 10 मिनट में 1650 फायरिंग होने के बाद गोलियां खत्म हो जाती है और जलियांवाला बाग खून से लथपथ हो जाती है। वहां की जमीनें लाल हो जाती है और 14 अप्रैल सुबह को उस कुएं से लगभग 120 डेड बॉडी को बाहर किया जाता है। और वहां तो आप देखिए कि जब कुएं में 120 लोग मरे और इसके बाद पूरे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ ये आंदोलन आज़ादी की नींव होने लगती है और पूरे विश्व में इस कांड को लेकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विरोध होने लगती है। इस तरीक़ा से अंग्रेजी हुकूमत दबाव में आकर के एक हंटर कमीशन का गठन करता है इसके जांच